दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। तो आज हम इकोनॉमिक्स का जो आपका अर्थशास्त्र है, यह भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसका भाग 3 चल रहा है, क्योंकि चैप्टर देख रहे हैं बड़ा है, पढ़े होंगे। चैप्टर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका भाग पार्ट बाय पार्ट में कर रहे हैं। जो भी चैप्टर होगा देखिएगा वो पार्ट बाय पार्ट में ही होगा। मेरा प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब पर दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में देखिएगा प्ले लिस्ट में, तो आपको सब्जेक्ट बाई प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें देख लीजिएगा, अच्छे सब चीज़ पढ़ाया हुआ समझाया हुआ है। तो हम अगले भाग पर चलते हैं। इसके पिछले 2 भाग पढ़ा दिए पिछले क्लास में। आपका चैप्टर चल रहा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, आमदनी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से प्रक्षेत्र एरिया का निर्माण होता है, एरिया के समूह से राज्य का निर्माण जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से एरिया का निर्माण होता है, एरिया के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है। सुनिए यहाँ तक पहले बढ़िया से समझाते, देखिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे जहाँ छोटा मतलब मान के चलिए 200-300 लोग गांव में रहते हैं ना, तो 5 गांव मिलकर कैसे पंचायत बनती है। एक गांव मिलकर 5 गांव पंचायत, सुने हैं ना, उसमें क्या था 5 गांव आती है। और छोटा रहा तो कुछ और ज़्यादा भी गांव ऐड कर लिया जाता है उसमें। तो कम क्षेत्र वाले लोग को गांव, फिर उसमें 5 गांव जोड़ दिया तो पंचायत, वैसे ही पंचायत जोड़ जोड़ के जिला, वैसे ही जिला जोड़ जोड़ कर एक राज्य बनेगा, एक राज्य जोड़ जोड़ कर एक देश बनेगा। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति का समूह मतलब कैसे गांव में रहते हैं ना, एक जगह 100, 200, 500 आदमी, एक क्षेत्र, तो क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहला जाएगा। एरिया क्या कहलाएगा, वो बोलते हैं ना दियरा क्षेत्र, पटना क्षेत्र, इधर क्षेत्र है, टाल क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं सबको। तो वही हो गया। जिस प्रकार क्या व्यक्तियों का समूह में मतलब 100, 200, 500, 1000 लोग जहाँ रह गए, एक क्षेत्र बन जाएगा। और फिर क्या होगा, वो क्षेत्र आपस में मिलके राज्य बन जाएगा। वो क्षेत्र समझ लीजिए जिला। जैसे बिहार में ही क्या है, 38 को जिला है कि नहीं, तो 38 जिला मिलकर ही ना राज्य बना है। और उस 38 जिले में गांव होंगे, छोटे शहर कस्बे होंगे, वो सब होंगे ना, तो वो सब मिलके बिहार राज्य बनाया, जिला बनाया, जिला सब मिलके राज्य बनाया, और सब राज्य मिलके देश बनाया। भारत में क्या 28 गो राज्य है ना, और 8 केंद्र प्रशासित पर यूनियन टेरिटरी। तो वही यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, उसी प्रकार श्रम माने हो गया मेहनत, शरीर से। श्रम माने क्या हो गया, शरीर से मेहनत और दिमाग से भी, दोनों तरह से। पूंजी तो समझिएगा रुपया पैसा है, कैपिटल के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भौतिक हो जाएगा, जो जिसके मूल्य के रुपया ना आंका जा सकता है। भौतिक में वैसे सारी चीज आ जाएंगे, जैसे टीवी, तो उसको मानते हैं ना 5000 रुपया, 10,000 रुपया, जैसा टीवी रहता है वैसा कीमत। फिर जैसा गाड़ी हो गया मोटरसाइकिल, जैसा गाड़ी रहता है वैसा कीमत। फिर और भी बहुत सी, जैसे पेन हो गया, जैसा पेन रहता है वैसा कीमत। तो ये सब क्या हो गया, भौतिक में आ गया। इसमें क्या होता है, श्रम लगा इसको बनाने में कि नहीं लगा, मेहनत मजदूर बनाया होगा ना फैक्ट्री में। इसको कोई भी फैक्ट्री होता है तो उसमें क्या है, मजदूर काम करते हैं, बनाते हैं उस चीज को। गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी चीज हो गया। फिर पूंजी लगता है इसको बनाने में। इसको बनाने में जो भी लगा होगा, 1000, 2000 जो भी लगा होगा इसको बनाने में, 500 रुपया जो भी लगा हो, पूंजी लगा कि नहीं बनाने में इसको। फिर उसके बाद सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, इसको बनाने में ऐसा थोड़े कि आसमान से टपका होगा। ये जो मटेरियल आया क्या, धरती से ना खोद के लाया होगा। प्राकृतिक संसाधन, ये जो लोहा है, कुछ भी है, प्लास्टिक है, जो भी है, रबड़ है, इसमें लगा हुआ, ये क्या सब प्राकृतिक से ना खोद के लाया होगा कहीं से।
उसके बाद क्या होगा, इसका साधनों का उपयोग मशीन से इसका उपयोग करके क्या है, सामान बना दिया, वस्तु बना दिया। अभी वस्तु का क्या होगा, कीमत तय होगा। बना होगा कुछ में, बिकेगा ये कुछ में। मान के चलिए बनेगा ये 50 रुपया 100 रुपया में, बिकेगा 400 500, जितना बेचेगा कंपनी वाला। जिस मूल्य के रूप में आंका जाता है उस वस्तु को क्या है, अब इसको क्या है, वस्तु को मूल्य के रूप में आंकेंगे ना। कि जैसे पेन खरीदते हैं तो फैक्ट्री में क्या है, बना कि नहीं बना, श्रम लगा, पूंजी लगा, उसका मटेरियल, जो पेन बनने का जो मटेरियल वो प्राकृतिक से आया आया कि नहीं। उस पेन को छोड़ दीजिए, कॉपी ही ले लीजिए आप। कॉपी किताब पढ़ते हैं, कॉपी किताब क्या आप घर में बनाए हैं, नहीं ना, कहाँ बना है, फैक्ट्री में बना है, भौतिक रूप में है। तो फैक्ट्री में क्या है, प्राकृतिक रूप से कागज का चीज बनता है, लकड़ी से आया होगा वहां से। फिर उसको क्या है, मजदूर लोग जो वहाँ पर काम करते हैं आदमी, वो क्या किए होंगे, उसको बनाए होंगे मशीन से। फिर उसका दाम तय किए होंगे, और उस दाम तय करके क्या करेंगे, अब उसको मूल्य निर्धारित करेंगे, बाजार में इतना में कॉपी बिकेगा, ये इतना में किताब बिकेगा। और अभौतिक ऐसी सेवाएं, अभौतिक, भौतिक में हो जाएगा कोई वस्तु, भौतिक में हो जाएगा कोई भी वस्तु, पेन, कॉपी, कलम, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, गाड़ी, घर, कुछ भी भौतिक में। और अभौतिक में हो जाएगा सर्विस सेक्टर, अभौतिक में हो जाएगा सर्विस सेक्टर, अभौतिक में सर्विस सेक्टर। ठीक, सर्विस मतलब सेवा। जैसे आदमी किसी का क्या किया, सर्विस किया। जो अदृश्य रूप में संसाधनों की क्या है, वृद्धि करता है। ये भी क्या है, वृद्धि करता है। जैसे मान के चलिए अभी पढ़ रहे हैं तो टीचर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, सेवा ही ना है। आप अभी पढ़िएगा, 10वां मैट्रिक इंटर कीजिएगा, फिर जॉब लीजिएगा, तो आपको क्या है, साधन में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, वन वृद्धि। फिर आप सेवा कीजिएगा, तो आप सेवा कीजिएगा तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। भौतिक में आ जाएगा वस्तु जिसका मूल्य तय कर लेंगे, और अभौतिक में क्या आ जाएगा, सेवा, सर्विस, कुछ भी हो सकता है सर्विस में। जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर देखने का काम करते हैं, वकील हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज होता है। कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये सब क्या है, सभी चीज मिलकर देश के आय में भागीदारी होते हैं, भाग लेते हैं। मतलब ये सभी लोग, क्योंकि हर आदमी तो एक काम कर नहीं रहा है, आप ही लोग देख रहे होंगे बगल में ही आपके, कोई कुछ कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे ना, अलग अलग काम। उनसे क्या, उनको आमदनी हो रहा होगा उस काम से। उस काम से क्या है, वो सामान खरीदते होंगे, तो उस सामान पर क्या है, जीएसटी लगता होगा, तो उससे सरकार को कर जा रही है कि नहीं जा रही है। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा आमदनी होगा तो सरकार क्या है, इनकम टैक्स लेती है। 10-12 लाख से ज़्यादा उनके इनकम होगा तो सरकार भी क्या, उनके आय पर कुछ टैक्स ले लेती है ना। जैसे गाड़ी खरीदते तो देखिएगा उसमें क्या टैक्स लेती है, अच्छा खासा टैक्स ले लेती है। कोई भी सामान खरीदते हैं तो समझिए सरकार उसमें टैक्स ले लेती है। तो सब क्या है, राष्ट्रीय आय है ना, वो सब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय चला गया। तो ये सब देख रहे हैं, सब वस्तु भौतिक, ये सब क्या है, सब भौतिक है। जूता, मोबाइल, टेबलेट देख रहे हैं, कंप्यूटर, कुछ भी, बैग, चश्मा, कपड़ा, टोपी, ये सब है। और कैपिटल, सबको बनाने में क्या है, कैपिटल लगता है, पूंजी। बिना पूंजी के थोड़े फैक्ट्री बनेगा। पूंजी बना के फैक्ट्री बनाने में तो देखते होंगे हजारों हजार करोड़ लगता है, जैसा फैक्ट्री बनाइएगा। और आजकल तो देखते होंगे कि गीगा फैक्ट्री की ओर जा रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी। वो सब टेस्ला लोग क्या, बड़ा बड़ा, जितना बड़ा समझिए शहर रहता है ना, उतना बड़ा उस लोग का फैक्ट्री रहता है। एक एक साल में वहां से 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख गाड़ी वहां बनेगा, 4-4 लाख गाड़ी। याद रखिएगा, भौतिक में आ जाएगा वस्तु का मूल्य जिसका मूल्य आंका जा सके, और भौतिक में हो जाएगा सर्विस। ये सभी क्या है, सभी, कुल सभी का जब मूल्य जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय कहते हैं वो सबको। आगे चलिए, गांव और शहरों में खेत, गांव में खेत हो जाएगा, और शहर में क्या हो जाएगा, कल कारखाना। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, बाहर जाते हैं, सीखते हैं, तो गांव में भी देखते हैं लघु उद्योग लगा देते हैं, छोटे छोटे। जैसे गांव में देखिए मोमबत्ती बनती है, बीड़ी बनती है, और जैसे घर में देखिएगा ना, घर में बनाने वाला कुछ कुछ सामान बनता है, सजाने वाला, डेकोरेटिव, वो सब सामान क्या है, गांव में कुछ कुछ लोग बाहर जाते हैं, सीख के आते हैं, तो वो गांव में बनाते हैं छोटे लेवल पर। और वो और फैलेगा तो और अच्छा होगा। खुद भी बनाते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं उससे।
शहर में तो देखते होंगे बड़े बड़े फैक्ट्री रहते हैं, है ना, देख रहे होंगे ऐसे ऐसे। शहर में क्या होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं। कारखानों द्वारा भौतिक भौतिक में भी तुरंत पड़े जिसका मूल्य आंका जा सके, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, होता है कि नहीं। जैसे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कच्चा माल चाहिए, उसी को ना वो फिर दूसरा रूप में कन्वर्ट कर देता है पक्का माल में। जैसे कोई मान के चलिए बिस्कुट का फैक्ट्री है, तो उसको आटा चाहिए कि नहीं, गेहूं चाहिए ना, मैदा चाहिए बिस्कुट बनाने के लिए, तो कहाँ से आएगा, वो आएगा खेत से ही, गांव से ही ना आएगा। और फैक्ट्री होगी शहर में, वहाँ पर मजदूर काम करेंगे, तो फिर में फैक्ट्री में बिस्कुट बनेगी, तो उसका क्या होगा, कीमत तय होगा। और वो क्या होगा, भौतिक रूप में उत्पादन होगा बिस्कुट फैक्ट्री में। और भी बहुत सारा फैक्ट्री उदाहरण में हो सकता है। और उसी तरह जैसे डॉक्टर, शिक्षक, शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कर्मचारी है, क्या है ये सब, पदाधिकारी। पदाधिकारी हो गया जो बड़े रैंक के अधिकारी होंगे, नौकरी करते हैं। एवं समाज के अन्य वर्ग वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे देखिए फैक्ट्री वाला हो गया तो आदमी को रोजगार दे रहा है वो। किसान लोग खेती कर रहे हैं गांव में, तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों को, शहर वाले तो खेती करते हैं तो अनाज उपजा के शहर में आते बेचते हैं। इससे क्या होता है, गांव वालों को अनाज बेचते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, वो भी अपना जीवन बसर करते हैं। और जो अनाज गांव शहर में बिका वो लोग शहर वाले खरीद के खाते हैं, तो उनको क्या है, पैसे के बदले में अनाज मिल गया, दोनों को हो गया काम। उसके बाद वो अनाज कुछ जाएगा फैक्ट्री में कुछ बनने के लिए, चिप्स हो गया, बहुत सारा चीज बनता है। एक काम थोड़ी होता है फैक्ट्री में, बहुत सारा हर तरह का फैक्ट्री होता है। उसके बाद देखिए तो ये सब तो हो गया भौतिक रूप में, जो फैक्ट्री में बना चीज, कल कारखाना में। और क्या हो गया, अब भौतिक में हो जाएगा, शिक्षक पढ़ाते हैं, ये भी क्या समाज निर्माण करते हैं। डॉक्टर हो गया, देख रहे हैं ना, इनको भगवान का रूप माना जाता है। मगर अलग बात है आजकल डॉक्टर कुछ अलग चीज हो गए हैं। तो डॉक्टर क्या है, सेवा करते हैं कि नहीं, आदमी देखते हैं कैसा की स्थिति में जाता है बेचारा, डॉक्टर उसको क्या है, ठीक करता है। फिर इंजीनियर, ये भी काम करते हैं, ये जो ये भी देख रहे हैं जो भी चीज बन रहा है सब क्या इंजीनियर ही बना रहे हैं। सड़क, सड़क हो गया, पुल हो गया, बहुत सारे इंजीनियर हो गए। मशीन हो गए, बनाते हैं ना इंजीनियर सब। कर्मचारी हो गए, कर्मचारी भी क्या करते हैं, काम करते हैं। पदाधिकारी, वो सब हो गए क्या है, शासन करते हैं पदाधिकारी, लोगों को क्या नियंत्रण में रखते हैं कि कहीं कोई दंगा ना हो बे, कोई अथी नहीं हो बे। ये सब क्या है, लोग समाज के अन्य वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से देखिए समाज के लोग क्या है, अपनी सेवा से राष्ट्र को क्या है, अलग जो जहां पर है अपने तरीके से काम करके राष्ट्र को क्या कर रहा है, सेवा ही सब कर रहा है। सभी लोग कुछ ना कुछ हिस्सा क्या है, राष्ट्र के योगदान में दे रहे हैं, तभी भारत क्या है यहाँ तक पहुंचा है। नहीं देते थोड़े पहुंचता। और आगे चल के और भी लोग क्या है, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, टैक्स देंगे सरकार को, और सरकार काम करेगी समाज के लिए और आगे बढ़ेगी। इस तरह खेत खलिहान से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब खेत में जो उपजा, जो भी चीजें उपजा, खेत खलिहान में जो अनाज उपजा, और आदमी जो नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया उससे जो सामान बनाया, या फिर और स्किल हो जाता है सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का, फिर एग्रो फूड बनाने का, वो सब हो गया। दक्षता से किए गए उत्पादन, कुछ भी उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, उसका मूल्य बनेगा ना, वो सभी चीज क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाएंगे सभी चीज। मतलब एक देश में जितने भी चीज क्या हो रहे हैं, उत्पादन हो रहे हैं, जिसका कीमत तय किया जा रहा है, वो सभी राष्ट्रीय आय में ही आएंगे, वो सभी चीज राष्ट्रीय आय में जोड़े जाएंगे, चाहे खेत खलिहान से हो या फैक्ट्री से वो चीज बना हो। देखिए जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय कुल रूप से
आकलन किया जाता है तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। मतलब मापेगा ना, जैसे फैक्ट्री वाला है क्या, वो देखिएगा हिसाब रखता है। जैसे कोई दुकानदार है तो क्या रखता है, महीने भर का हिसाब रखता है। तभी ना पता चलेगा कि वो फायदे में है कि नुकसान में है। नुकसान हो रहा है तो कहाँ नुकसान हो रहा है उसको बचत करेगा। तो देश में भी देखिए क्या है, साल भर में जोड़ा जाता है कि कहाँ कहाँ से कितना कर वसूल है, कितना क्या हुआ। देखते ना, तभी ना साल में एक बार बजट निकलता है तो वो बताती है सरकार कि इस क्षेत्र से सरकार को इतने पैसे आई, इस क्षेत्र से इतना पैसा आया, और इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च किए, वो बताती है सरकार, हिसाब देती है। तो वैसे ही क्या होता है, वस्तु जो फैक्ट्री में बना, जो आदमी काम किया, उससे जो प्राप्त आय हुआ क्या होता है, उस सभी का आकलन किया जाता है। सभी का आकलन मतलब सभी को मापा जाता है कि कितना क्या हुआ पूरे देश में, कितना का सेवा हुआ, सेवा से रुपया आमदनी किया आदमी, और कितना वस्तु से किया, दोनों को जोड़ दिया जाता है। तब उसे क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब आदमी काम किया तो मान के चलिए 1 लाख रुपया कमाया, सेवा किया, सर्विस हो गया, काम करना मतलब क्या, सर्विस हो गया। तो 1 लाख में क्या होगा, आदमी का खुद का भी तो खर्च होगा, आदमी का खुद का भी तो खर्च होगा ना। तो वैसे ही देश में जैसे आदमी को उदाहरण दे रहे हैं कि आदमी से 1 लाख कमा रहा है, तो आदमी का खर्च भी ऐसा थोड़ी 1 लाख वो रख लेगा घर में। उसका परिवार होगा, उसमें खर्चा होगा, खाना होगा, कपड़ा होगा, दवाई होगा, ट्यूशन खर्चा होगा, स्कूल खर्च होगा, मोबाइल खर्च होगा, टीवी खर्च होगा, पेपर खर्च होगा, बहुत सारे आजकल खर्च होते हैं, पेट्रोल खर्च होगा, होगा ना जरूरी सब खर्चा। तो उसके बाद उसको मान के चलिए कुछ बच जाता है। तो वही बता रहे हैं पर कुल उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च, या फिर प्रोडक्शन ही फैक्ट्री में होता है। तो मान के चलिए कोई वस्तु बना, ये वस्तु है, तो वस्तु बनाने में खर्च भी तो होगा। 100 रुपया 1,000 मान के 1,000 में बिक रहा है मान के चलिए ये, तो 1,000 में तो इसको बनाने में खर्च होगा कि नहीं होगा, तो वो खर्च घटाएंगे ना इसमें, तब नहीं जोड़ेंगे, वो प्रॉफिट कितना हुआ वही आय कहलाएगा, नेट इनकम। जितना आमदनी किए, जितना रेवेन्यू आया, उसमें से खर्च घटा देंगे, उसमें से क्या करेंगे, खर्च घटा देंगे। तो जो सेव बचेगा, नेट बचेगा, सब खर्च काट कूट के 10,000 15,000 जो भी बचे 1 लाख में, वही क्या कहलाएगा, नेशनल नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो भारत समझिए कभी शुद्ध आय बेचारा कभी गया ही नहीं है, हरदम क्या है, डेफिसिट में ही है। हर साल सरकार क्या है, कर्ज ही लेती है, भारत से विदेश से कर्जा ले ले काम चलाती है। जितना पैसा है उतना में सरकार को बेचारे को नहीं पुर रही है, सरकार क्या करती है, कर्जा ले लेती है काम को करने के लिए। यहाँ पर समझाने का अर्थ है, नेट इनकम समझ गए होंगे क्या है, भौतिक और अभौतिक में जो भी रुपया आया उसको आकलन कर लिए, उसमें से जो भी खर्चा लगा इसमें, उस खर्चे को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद जो इनकम बचेगा उसी को क्या बोलेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम कहेंगे बस। अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन और शुद्ध उत्पाद दोनों ही अवधारणाओं का अपना महत्व है। कुल उत्पादन हो गया मतलब सभी चीज जो बना, जितना उसको बना के मार्केट में पहुंचा दिया उत्पादन करके। शुद्ध उत्पादन क्या हो गया, उसमें से कितना हमको बचेगा, कितना बचेगा, समझ रहे ना, वही नेट इनकम हो जाएगा। आगे देखिए, इसी क्रम में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर ही जो आय है उसको मामले में क्या है, अलग अलग अर्थशास्त्री का अलग अलग मानता है। पिछले अध्याय में भी पढ़े थे कि हर आदमी का क्या होता है, अपना अलग अलग सोच होता है। घर में ही देखे होंगे, आपका क्या सबका सोच मिलता है, नहीं मिलता है। आपका अलग होगा, घर में कोई और सदस्य होगा उनका अलग होगा, आपका अलग होगा। तो वैसे ही हर अर्थशास्त्री क्या है, अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं, राय प्रकट किए हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल
के अनुसार किसी देश की श्रम, श्रम में हो गया मेहनत, मजदूरी, लेबर, एवं पूंजी, पूंजी हो गया कैपिटल, रुपया। कोई भी फैक्ट्री लगाने में ये दोनों जरूरी है, पूंजी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए और मजदूर भी चाहिए काम करने के लिए, तभी ना सामान बनेगा वहां पर। उसके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अभी पिछले बार में देखे उसी से हल्का मिलता है कि नहीं, अभी तुरंत न पढ़े राष्ट्रीय आय, तो उसी का देखिए हल्का इसमें समरी मिल जाएगा, ऊपर ऊपर पर देखिएगा तो क्या कह रहे हैं, किसी देश की श्रम मतलब पूंजी, काम करने वाला लेबर मजदूर हो गया जो फैक्ट्री में काम करेगा, एवं पूंजी को उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक, भौतिक मतलब जिसका मूल्य आकलन किया जा सके, भौतिक पीछे पढ़े भी तुरंत बता भी देते हैं, भौतिक जिसका मूल्य आंका जा सके, अभौतिक सर्विस हो गया, ये दोनों मिलकर ही हर जगह काम होता है। भौतिक और जैसे फैक्ट्री हो गया, तो फैक्ट्री में क्या होता है, दोनों तरह का काम होता है। जैसे आदमी हो गया तो सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है, वहां पर कुछ बना रहा है तो मेहनत कर रहा है ना, वहां पर सर्विस दे रहा है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। और वहां जो वस्तु बन रहा है, जो भी चीज बन रहा है, उसका क्या होगा, कीमत तय होगा, भौतिक में आ जाएगा वो। वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के जो शुद्ध समूह उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब वो सामान में बिकेगा तो वो भी क्या है, राष्ट्रीय आय में ही उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स तो लेवे करेगी ना। सरकार क्या है, एगो शैम्पू बनता है ना, वो एगो शैम्पू तो एगो सुइया, उस पर टैक्स लेती है, अब छोड़ दीजिए। तो वो सभी क्या है, उत्पादन हुआ, उत्पादन में जो शुद्ध आय होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यही थे अल्फ्रेड मार्शल, देख रहे हैं ना, ये अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखिए, जहां प्रोफेसर मार्शल अभी तुरंत पढ़ा है, परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से करते हैं। फिर से देखिए, लाइन समझा देते बढ़िया से, तुरंत बोले, जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होता है, साल भर में क्या है, साल भर में कोई भी क्या लगता है, उसमें श्रम लगता है फैक्ट्री में काम करने में, और पूंजी लगती है ना। उस पूंजी से जो सामान होगा, उससे जो सामान होगा फिर बाजार मार्केट में बिकेगा, उसका जो भी तय होगा, उसी आय को क्या है, राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तु, जितना भी फैक्ट्री है ना देश भर में खाली वो हजारों लाखों फैक्ट्री होगी अलग अलग चीज का, कोई मोटर बना रहा होगा फैक्ट्री में, कोई कार बना रहा होगा फैक्ट्री में, कोई मोटरसाइकिल अलग तरह, कोई पेन बना रहा होगा, कोई खाने वाला सामान बन रहा होगा ना फैक्ट्री में, अलग अलग तरह के फैक्ट्री में होगा, तो वो सभी वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा। जितना भी देश में वस्तु उत्पादन हो रहा है ना, सभी तरह का, कितना सोचिए वस्तु बन रहा होगा देश में। और सेवाओं, जितना तरह के सेवा हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जितना तरह के हो गया ना, सभी को मिला देंगे, सभी को क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। जितना देश भर में वस्तु बना एक साल के अंतर्गत, और जितना सेवा आदमी किया, डॉक्टर, इंजीनियर, जितना भी आदमी क्या है जो मजदूरी किया, जो भी सेवा मजदूरी जो बोल सकते हैं वो किया है एक साल के अंतर्गत, जिनका उत्पादन प्राय एक साल के अंतर्गत श्रम है वो पूंजी। अब फैक्ट्री में तो पूंजी श्रम दोनों लगती है, और क्या लगता है, प्राकृतिक संसाधन भी लगता है, क्योंकि कोई सामान घर से थोड़ा नहीं बनाता है। जैसे बिस्किट बनी, तो वो बिस्किट कहाँ से बनी, उसके लिए खेत से प्राकृतिक नहीं अनाज दिया तभी ना वो बिस्किट बना। चाहे वो गाड़ी बना, तो गाड़ी का लोहा का वो घर में बना नहीं, कहीं से तो प्राकृतिक से निकला वो लोहा के सहयोग से करते हैं।
अब देखिए, अब दूसरा प्रोफेसर है, प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर 3 का अर्थ समझ रहे होंगे, प्रोफेसर मार्शल का अर्थ समझ गए होंगे। ऊपर से एक बार समरी जैसा बता देते हैं। ये क्या बोले कि साल भर में जो भी श्रम और पूंजी लगाकर फैक्ट्री में जो सामान बना, अलग अलग फैक्ट्री में अंतर्गत 1 साल के अंतर्गत जो भी आय होती है वही राष्ट्रीय आय कहलाएगी। वस्तु बनेगी तो बिकेगी ना बाजार में, अब बाजार में बिकेगा तो उसका आमदनी होगा कि नहीं होगा, तो वही जो आय आएगा 1 साल में वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब दूसरे आगे देखिए प्रोफेसर। अब प्रोफेसर कौन है, पीगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। ये इनका देखिए कहने का तरीका अलग था प्रोफेसर मार्शल का। अब एक और प्रोफेसर है, ये भी अर्थशास्त्री है, देख रहे हैं ना, ये इनका परिभाषित करने का तरीका देखिएगा अलग होगा। अभी तुरंत बोले हर इकोनॉमिस्ट का क्या है, अर्थशास्त्र में बताने का जताने का तरीका अलग अलग है। देखिए, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। और भी देखिए क्या क्या होता है राष्ट्रीय लाभांश में। जैसे आदमी क्या है, विदेश जाता है काम करने के लिए, जाता है कि नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं, खाड़ी देश, अमेरिका, सब घर जाते हैं काम करने के लिए। तो क्या करते हैं, वो भी तो पैसा भेजते हैं ना, भारत में भेजते ना। हर साल लाखों करोड़ रुपया भारत में आता है विदेश से पैसा। वो जो आईआईटी करके, डॉक्टर करके जो विदेश जाते हैं तो क्या करते हो, अपने परिवार को पैसे भेजते हैं ना। तो वो सब भी क्या है, लाभांश में ही जुड़ाएगा, मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है। उसका भी गिनती होता है कि कितना रुपया विदेश से आया बाहर से भारत में। चाहे कोई भी देश हो, भारत के नहीं, कोई भी देश हो, तो उसमें जब बाहर से रुपया आता है तो उसको भी क्या है, मापा जाता है। आइए कुछ जान लेते हैं। यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी क्या राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ये भी छोड़ लीजिए, यहाँ के आदमी विदेश काम करने गया और पैसा भेजा भारत में तो वो भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। और मान लीजिए कि कोई पूंजीपति है या सरकार है, तो सरकार के पास कितना टैक्स, बहुत सारे पैसे होते हैं। पूंजीपति के पास पैसे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विदेश में फैक्ट्री लगा दिए। तो फैक्ट्री लगाया तो आमदनी होगा ना उस आदमी को, वहां के सरकार को टैक्स, मजदूर को सब दे के कुछ तो बचेगा। तो वो बचेगा रुपया तो अपने देश में लाएगा, तो उसको भी क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में ही जोड़ा जाता है। उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा इस लाइन को। एक अन्य सा अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर फिशर, पहले पढ़े मार्शल के बारे में, फिर फिगू अभी देखिए तुरंत बताए। फिगू क्या बताए कि जो विदेश में भी आदमी काम करेगा और देश में पैसा भेजेगा तो वो भी राष्ट्रीय आय में जोड़ाएगा। और अगर देश का आदमी कोई पूंजीपति है या रुपया है, उससे विदेश में फैक्ट्री लगाया, दूसरे देश में लगाया और उससे जो मुनाफा कमा के अपने देश में लाया तो वो भी क्या है, राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अब तीसरे देखिए प्रोफेसर क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, ये है प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक मतलब रियल राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। सब एक ही कह रहे हैं, भला अलग अलग शब्द में, मगर अर्थ सबका एक ही है। अर्थ सभी का एक ही है कि साल भर में जितना राष्ट्र को क्या हुआ, आमदनी हुआ, वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। चाहे वो सेवा से हो, चाहे वो सेवा से हो, सेवा में आ जाएगा डॉक्टर इंजीनियर बेचारा कमा के जो टैक्स दे दिया वो काम किया, या फिर कोई फैक्ट्री से उत्पादन हुआ, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, मगर पैसा वो देश के बाहर वाला फैक्ट्री मतलब क्या, दूसरे देश में जो फैक्ट्री, मगर पूंजी इस देश का लगा होना चाहिए, तब वो जो लाभांश आएगा उसको जोड़ेंगे।
वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से क्या उपभोग किया गया हो। मतलब साल भर में जितना उत्पादन हुआ ना भारत में वस्तु का, और उस वस्तु का क्या हो, बाजार में खपत हुआ हो, बिका हो, तभी ना फैक्ट्री वाले को पैसे जाएंगे, फिर सामान बनेगा। अब उस सामान फैक्ट्री वाला बनाया, उपभोग ही नहीं हुआ, वो बाजार में बिका ही नहीं, आदमी लिया ही नहीं, तो थोड़े पैसा चल जाएगा उसको, वो तो फिर फैक्ट्री घाटा में चल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, वो वस्तु का क्या हुआ हो, उपभोग हुआ हो, मतलब वो वस्तु बिका हो, आदमी यूज किया हो, तभी ना फैक्ट्री वाले को जाएगा पैसा। फैक्ट्री वाले को जाएगा तो सरकार को टैक्स देगी, मजदूर को देगा। हम्म। आगे देखिए, तीसरा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला याद रखिएगा, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ थीसिस 1929, मतलब 1929 में से 1933 में क्या आया था, डिप्रेशन आया था, मतलब महामंदी आया था। यहाँ तीसरा पता नहीं क्या लिख दिया है, आपके बुक में लिखा हुआ था तीसरा, ठीक न, तीसरा यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ये वाला इंग्लिश वाला ग्रेट डिप्रेशन, मतलब मंदी, महामंदी उसको बोलिएगा, क्या बोलिएगा, महामंदी। 30 से 33 में क्या हुआ था, महामंदी आया था, हालत बहुत खराब थी। क्या थी उस समय, हालत देख रहे होंगे, वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसके कारण आया था। और 2008 में भी एक बार सुने होंगे मंदी आया था। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या आया था, इसको बता देते हैं। 1929 से 1933 में आया था, क्या आया था, महामंदी। मंदी मतलब फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा था, उत्पादन हो रहा था तो बाजार में बिक नहीं रही थी, समझ रहे ना, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, आदमी के पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, उसी को मंदी बोलते हैं। से उबरने के नियामक प्रोफेसर केन्स भी बोल सकते हैं, केन्स, प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। वो जो प्रोफेसर थे वो ज्यादा पुराने थे, अब इनके बाद क्योंकि देखे होंगे समय के साथ साथ क्या होता है, चीजें बदलती है, तो जो अभी वर्तमान में अर्थशास्त्री होंगे अब अभी के भाव से बोलेंगे, अब आगे आने वाले जब बच्चे पढ़ेंगे उनको तो वो उस समय के अनुसार ने दिमाग लगाएंगे। जैसे अभी कह रहे हैं हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं क्या चीज था, तो मगर जो उस समय के लोग थे उनको पता होगा कैसा स्थिति होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। इनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया गया। इन्होंने क्या किया, ये अलग तरीके से सोचे। मंदी के बाद 1929 से 33 के बाद प्रोफेसर केन्स ने नए सिरे से अपना एक विचार व्यक्त किया। क्या विचार व्यक्त किया, इन्होंने कहा इनके अनुसार राष्ट्र के आय को उपभोक्ता वस्तु, जो फैक्ट्री में कल कारखाने में वस्तु बना जिसको हम उपभोग कर सकते हैं, जैसे खाए वाला चीज होता है, खाने वाला चीज होता है ना, खाए वाला ब्रेड हो गया, कुछ भी हो गया जो फैक्ट्री में बना खाने उपभोग वाला चीज है, तथा विनियोग वस्तु, विनियोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, विनियोग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को, वस्तु पर किए गए कुल व्यय, उपभोक्ता क्या किया, बाजार से मार्केट से वस्तु खरीदा। आजकल देखते हैं कुल शेयर बाजार में पैसा लगाता है कि नहीं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वस्तु पर इन्वेस्ट हो गया, जमीन इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट हो गया ना। पर किए गए कुल व्यय, खर्च, व्यय मैंने खर्च के योग को क्या है रूप में व्यक्त किया है। इन्होंने क्या है, जितना भी उपभोग वाला वस्तु बना फैक्ट्री में बनता क्या बनता, उपभोग वाला वस्तु बनता है। उपभोग बने क्या, आदमी जिसको यूज करेगा, गाड़ी बनता है तो यूज करता है कि नहीं, मोबाइल बनता है तो यूज करता है कि नहीं,
कापी कलम बना यूज करता है कि नहीं? सभी चीज तो यूज ही करते हैं। सीमेंट बनता है तो घर बनता है कि नहीं उससे? वो वस्तु हो गया, विनियोग वस्तु हो गया जिस पर आदमी क्या है, रुपया पूंजी इन्वेस्ट करता है। जमीन हो गया, सोना हो गया, है ना, चांदी हो गया, हीरा हो गया, इस सब पर इन्वेस्ट करता है वस्तु पे। और भी बहुत सारे चीज पर आदमी इन्वेस्ट करते हैं जहां जिनको जैसा लगता है कि उनसे रिटर्न आ जाएगा, पैसे मतलब ज्यादा बन के आएंगे। कि कुल किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे चलिए, ये रहे प्रोफेसर केन्स। और उस समय 1929 से 33 में क्या था, महामंदी था, एकदम हालत खराब सबका, महंगाई एकदम चरम सीमा पर, हर चीज बहुत महंगी। आगे देखिए, इसी को क्या है, फॉर्मूले के रूप में देखा जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। बाई बराबर सी प्लस आई, बाई बराबर सी प्लस आई, ये फॉर्मूला है निकालने का। जहां बाई बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय। बाई बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकालने का ये फॉर्मूला है। राष्ट्रीय आय निकालने का ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। सी बराबर क्या होता है, इसको पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले। सी बराबर क्या होता है, सबको अलग अलग डिनोट कर देते हैं, ऐसे तो पता ही चल रहा होगा, सी आई सब। बाई बराबर हो गया राष्ट्रीय आय, सी बराबर हो गया उपभोक्ता, कंज्यूमर। सी बराबर क्या हो गया, उपभोक्ता। और आई बराबर क्या हो गया, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। उसी को क्या बोलते हैं, मतलब बाई बराबर सी प्लस आई, तो उसी को बाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में क्या हो जाएगा, उपभोग व्यय, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब आदमी जो चीज उपभोग करने के लिए खर्च किया, सामान मार्केट से खरीदा। और आदमी क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, सोने में, चांदी में, जमीन में, शेयर बाजार में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया। वो दोनों जब योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है कि राष्ट्र में कितना आय है, राष्ट्र का कितना आय है। ठीक, आगे देखिए, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। राष्ट्रीय आय को इस फॉर्मूले से पता करते हैं। कौन से फॉर्मूले हैं, बाई बराबर सी प्लस आई, बाई बराबर सी प्लस आई थी, जहां बाई को किससे डिनोट किया जाता है, बाई का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, सी हो गया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम लोग आदमी बाजार से, जो फैक्ट्री में सामान बनाता है बाजार में नहीं बिकता आकर, तो हम लोग खरीदेंगे उसको, तो वो वस्तु क्या हो गया, उपभोग वाले वस्तु को हम खरीदे। प्लस में इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्ट किए कोई कंपनी में, जमीन में, सोना चांदी में, जहां भी किए। और विदेशी आदमी भी भारत में क्या इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े कंपनी में। वो सब मिलाकर क्या हो जाएगा, सब मिलाकर हो जाएगा राष्ट्रीय आय हो जाएगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये ठीक, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला है ये, बाई बराबर सी प्लस आई, बाई बराबर सी प्लस आई। ये फॉर्मूला किसका है, राष्ट्रीय आय का। ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आओ जाने कुछ इंपॉर्टेंट चीज और जान लीजिए, आप ही का बुक से है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, देख रहे हैं ना, ये एक संस्था है, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। यही संस्था क्या है, भारत के आय को मापती है। राष्ट्रीय आय को कौन मापती है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन,
NSO भारतीय आय को मापती है, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी ये क्या करती है, इसको मदद करती है। राष्ट्रीय आय मापने में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसको सहायता करती है। जैसे कैसे जनगणना होती है तो टीचर लोग क्या करते हैं, जनगणना में सहायता करते हैं कि नहीं, घर घर जाके गिनते हैं टीचर है ना, सरकारी स्कूल के टीचर जो भी हो गए आदमी क्या कर जनगणना करते हैं, लिखते हैं कौन घर में कितना परिवार है। तो वैसे ही जब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय निकालती है तो नेशनल NSSO क्या करती है, इसको मदद करती है, सहायता करती है, डाटा इकट्ठा करने में मदद करती है। किसको, CSO को। कौन, NSSO, ये देख रहे हैं ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी।